दोस्तों एक लड़का रेलवे में काम कर रहा था और रेलवे के अंदर उसकी जॉब लग गई थी। दोस्तों वो लड़का अपने घर से काफी दूर पर उसकी ड्यूटी लग गई थी। दोस्तों वो अपनी ड्यूटी पर वहीं रुक करके रूम ले करके रह रहा था और अपनी जॉब को कर रहा था। लेकिन वो मौके दर मौके पर अपने घर पर पैसे भेज दिया करता था, जिससे उसके घर का सारा काम हो जाया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, उसके पिता ने उसके पास फोन किया और कहा कि बेटा, तुम्हारी जो पत्नी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका निधन हो गया है। दोस्तों ये सुनते ही मानो लड़के के ऊपर बिजली सी दौड़ जाती है और वो फौरन छुट्टी लेकर के अपने घर पर आ जाता है। लेकिन जब वो घर पर आता है तो 2-3 दिन तक वो घर पर ही रहता है। लेकिन फिर उसके बाद वो बाहर निकल करके घूमने टहलने का और अपने मन को बहलाने का प्रयास करता है। दोस्तों जब वो बाहर निकलता है, मार्केट में जाता है, तो उसने जो सुना, उसको सुनने के बाद उसके दोनों कान खड़े हो गए और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों दरअसल उसने जो लोगों से सुना वो कई सारी बातें को सुनता रहा। दोस्तों बहुत सारे लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि ये जो लड़का है जो रेलवे में ड्यूटी करता है, इसके पिता ने इसके साथ बहुत ही गलत किया है। इसकी पत्नी को न जाने कहां छोड़ आए हैं और इसे कहते हैं कि इसकी पत्नी मर गई है। और लोग ये कह रहे थे कि वो लड़की ही नहीं सही थी, वो अपने आशिक के साथ भाग गई है और इन्हें लगता है कि वो मर गई है। ये जरूर गांव वालों से कुछ न कुछ इस लड़के के पिता छिपा रहे हैं और सारी बात खुल करके कभी भी किसी को नहीं बताई है। दोस्तों लड़के ने जब उन लोगों की बात को सुना तो उसे भी ये यकीन हो गया कि सच में यार मेरे पिताजी जरूर मुझसे कुछ न कुछ बातें छिपा ही रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरे आने का इंतजार करते, इतनी जल्दी फौरन मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार तो नहीं किया जाता। दोस्तों वो लड़का यहां तक कि उसको और भी यकीन हो गया, जब वो अपने ससुराल वालों से बात किया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ बेटा, तुम सच कह रहे हो, हमारा भी इंतजार तुम्हारे पिताजी ने नहीं किया और घर से दूर शहर में ले जा करके वो मेरी बेटी का इलाज करवाने गए थे और वहीं उसका अंतिम संस्कार करके घर आ गए। दोस्तों अब जब लड़के ने ये बातों को अपने ससुराल और गांव वालों से सुना तो उसके होश उड़ गए और वह सच्चाई जानने के लिए इस बात को गंभीरता से ले लेता है और इसकी छानबीन शुरू कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक बहुत ही अनोखी और मजेदार कहानी में। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है कि शायद आपके परिवार में भी ऐसा ना हो और यह समाज में अक्सर होता रहा है, जो इस कहानी के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन कहानी को शुरू करूं उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की। दोस्तों प्रयागराज जिले के बगल में एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव में एक लड़के की जो ड्यूटी होती है वो रेलवे के अंदर लग जाती है। दोस्तों वो लड़का रेलवे में ड्यूटी कर रहा था और रेलवे में अपनी जॉब कर रहा था। लेकिन वो अपनी रेलवे में जब जॉब करने शुरू कर देता है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो उस लड़के के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तलाश करने लगते हैं। चूंकि वो लड़का जो था वो एक यादव खानदान से था और उसके पिताजी दूध बेचा करते थे, तो उन्हें पैसे पैसे की अहमियत थी, जिस वजह से वो ऐसे घर में अपने बेटे की शादी करना चाह रहे थे जहां से उन्हें अच्छा खासा धन मिल जाए, अच्छा खासा दहेज भी मिल जाए और लड़की भी सुंदर मिल जाए और वो जो परिवार है वो भी शिक्षित हो और ऊंची खानदान का हो। दोस्तों बस इसी तलाश में वो अपने बेटे की दुल्हन तलाश कर रहे थे। लेकिन जहां भी उनको दुल्हन देखने के लिए वो जाते थे, जहां पर भी वो लड़की को देखने के लिए जाते थे, तो वहां पर बस दो ही बातें आती थी। एक, अगर लड़की सही है तो दहेज नहीं मिलता है, अगर कहीं दहेज भी मिलता है
तो वहां लड़की सही नहीं मिलती है। कहीं लड़की सांवली है, छोटी है, नाटी है, अनपढ़ है, तो वहां अच्छा खासा दहेज इनको मिल जाया करता था। लेकिन जहां पर अच्छी सी लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, तो वहां पर इन्हें दहेज के नाम पर बहुत कम रुपया ही मिल पाता था। जिस वजह से वो जो उस लड़के के पिताजी थे, जिस लड़के का नाम मोहित बताया जाता है, मोहित के जो पिताजी थे वो शादी से इनकार कर दिया करते थे और बोलते थे कि मेरा बेटा रेलवे में जॉब करता है, 70 से 80 हजार रुपए महीना कमाता है। अगर ऐसे में मैं अपने बेटे के लिए मनपसंद बहू नहीं ला पाया तो मेरी जिंदगी बेकार है। दोस्तों, बहुत सारे रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं और 2 साल से लगातार वो अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनके मन मुताबिक कहीं पर भी बात नहीं बनती है। दोस्तों, अब रिश्तेदारों में ये बात फैल जाती है कि फला के जो लड़के हैं, मोहित के जो पिता हैं, वो अपने बेटे के लिए एक ऐसी दुल्हन तलाश कर रहे हैं जहां पे उन्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, अब कोई भी उन्हें रिश्ता भी नहीं बताता था कि आप चल करके अपने बेटे की दुल्हन देख लो। दोस्तों, वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद वो मोहित के जो मामा होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। दोस्तों, वो भी अपने हाथ ऊपर कर देते हैं और कहते हैं कि जितनी भी मेरे हाथ में पकड़ थी, जितना भी मुझे पहचान था, मैंने आपको रिश्ता दिखाया, लेकिन आपने तो सारे रिश्ते मना कर दिया। अब मेरा जो पहुंच है वो नहीं है, अब मैं आपके बेटे के लिए कोई भी लड़की नहीं दिखा सकता। दोस्तों, ऐसे में 3 महीने और बीत जाते हैं और ना तो कोई रिश्ता लेकर आता है और ना तो कोई उनके बेटे के लिए रिश्ते की बात करता है। दोस्तों, अब जो मोहित के पिताजी थे वो परेशान हो जाते हैं और उसी परेशानी में गांव का ही एक अगुआ आकर के उनको एक रिश्ता बताता है, एक लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि वो आपके मन मुताबिक दहेज दे देंगे। लेकिन उनकी जो लड़की है वो थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है, वो इंटर पास है, उसके आगे अगर आप चाहो तो उसकी पढ़ाई करवा सकते हो। दोस्तों, वो जो उसकी मांग थी वो 17 लाख रुपए थी और वो इस व्यक्ति को 17 लाख रुपए दे करके अपनी बेटी की शादी मोहित के साथ कर देता है। दोस्तों, मोहित अपनी दुल्हन को अपने घर लाता है। ऐसा नहीं है कि जो मोहित की पत्नी थी उसके पिताजी बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी जो कुछ जमीन थी वो 4 लेंथ हाईवे निकल रहा था और उसी में उनकी जमीन जो थी वो चली जाती है। दोस्तों, महाकुंभ के अवसर पर सहसो बाईपास के थोड़ा आगे एक हाईवे निकाला गया था जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बस उसी हाईवे के अंदर इस व्यक्ति की जो जमीन थी वो चली गई थी, जिस वजह से उस जमीन का अच्छा खासा पैसा मिल गया था और इन्हीं पैसों को वो अपनी बेटी की शादी में दहेज के तौर पर मोहित के पिता को दे देता है। दोस्तों, अब मोहित के घर में उसकी दुल्हन आ जाती है और उसकी जो दुल्हन थी वो ठीक से रहने लगती है। दोस्तों, 2 महीने बीत जाता है, मोहित अपनी ड्यूटी पर होता है और एक दिन मोहित के जो पिताजी थे वो किसी काम से शहर गए हुए थे और जब वो शहर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति ठेले पर सब्जी की दुकान लगा के रखा हुआ था। दोस्तों, वो उस व्यक्ति को पहचान जाते हैं और उस व्यक्ति से जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की बहू का पिता है। दोस्तों, जब वो ये बात को समझते हैं और इस बात की जानकारी पाते हैं तो वो वहां से आग बबूला होकर के घर आ जाते हैं और उस अगुआ को बुला करके उसे खूब डांटते हैं और कहते हैं कि कैसे घर में मेरे बेटे की शादी करवा दिया है जहां पर वो व्यक्ति सब्जी का धंधा करता है, वो भी ठेले पर। दोस्तों, वो कहता है कि हाँ, ये तो सच है, मैंने आपको बताया भी था कि आपके मन मुताबिक दहेज तो मिल जाएगा, लेकिन इस लड़की के पिताजी थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में जिंदगी नहीं जीते हैं। दोस्तों, अब क्या, वो जो लड़की का बाप था वो सब्जी का धंधा कर रहा था। बस इसी बात को लेकर के मोहित के जो पिताजी थे वो बात को बवंडर बना लेते हैं
और अपने बेटे के पास फोन करके कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी तो बहुत ही गलत घर में हो गई है और वो जो तुम्हारे ससुर हैं वो सब्जी का धंधा करते हैं, ठेले पर सब्जी बेचा करते हैं। दोस्तों, जो मोहित था वो कहता है कि इसमें हमें क्या दिक्कत है, हम तो वहां से बहू लाए हैं और वो मेरे घर रहेगी, उनके घर से मुझे क्या मतलब है। लेकिन जो मोहित के पिताजी थे वो अपनी समाज में एक इज्जत बना चुके थे, पैसे का घमंड आ चुका था, पैसे का अहंकार आ चुका था। उनको ये लग रहा था कि गांव वाले अगर सुनेंगे कि ये अपने बेटे की शादी एक ऐसे गरीब घर में कर दिए हैं जहां पर इनका जो समधी है वो सब्जी का धंधा करता है, तो मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें हो जाएंगी। लोग ये भी कहेंगे कि पता नहीं ये अपने बेटे की शादी में 17 लाख रुपए दहेज पाए भी हैं या झूठे ही लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि लड़की का पिता तो सब्जी का धंधा करता है, वो कहां से ला करके देगा इतना पैसा। दोस्तों, बस इन्हीं सारी बात उनके दिमाग में चलने लगती है और मोहित के जो पिताजी हैं वो एक दिन अपने फैसले को एक ऐसे स्थान पर ला देते हैं और ऐसे चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं कि जो लड़की होती है, मोहित की पत्नी, उसको अपने घर बुलाते हैं और मोहित से कहते हैं कि बेटा, अपनी बहू को कहो कि वो घर आ जाए, हम लोगों को खाना पीना खाने में दिक्कत हो रही है। तुम्हारी एक बहन है, उसको भी अगर भाभी मिल जाएगी तो मुंह बोली दोनों भाभी और ननद काम भी कर लेंगी और पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, मोहित अपनी पत्नी को बुला लेता है और उसकी पत्नी, चूंकि अच्छे घर में उसकी शादी हो गई थी, पति उसका सरकारी जॉब कर रहा था, वो भी अपने ससुराल आ जाती है और अपने ससुराल रहने लगती है। दोस्तों, उसका जो पति है वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपनी ससुराल में है। उसके जो ससुर है उसके दिमाग में कुछ अलग ही भूत चल रहा है और एक दिन वो अपनी बहू के खाने में ढेर सारा नमक डाल करके और ढेर सारा मिर्च डाल करके उसको दे देते हैं। दोस्तों, वो खाना खा लेती है, हालांकि काफी ज्यादा तीखा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से 2-4 रोटी खा लेती है। बस इतना खाते ही उसके पेट में मानो आग लग जाती है और उसको दस्त शुरू हो जाती है। दोस्तों, उसकी जो दस्त थी वो इतनी तेज भी नहीं थी कि उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए, लेकिन जो मोहित के पिता थे वो बस किसी बहाने की तलाश में थे। जब ये देखते हैं कि उनकी बहू की दस्त चालू हो गई है तो वो अपने बेटे मोहित के पास फोन लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी पत्नी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इसे फौरन मैं ले जा करके शहर में इलाज करवाता हूं। दोस्तों, मोहित अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी जो पत्नी थी वो बताती है कि इतनी भी तबीयत नहीं खराब है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए, 2-4 टैबलेट खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जो मोहित के पिता थे वो एक गाड़ी करते हैं और उस लड़की को उस गाड़ी में बिठा करके अपनी बहू को लेकर के वो प्रयागराज शहर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, शहर में जाने के बाद वो अपनी बहू को न जाने क्या क्या उसके साथ करते हैं और बस 3 घंटे के बाद ही अपने बेटे के पास फोन करके कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो पत्नी है वो इस दुनिया में अब नहीं रही, उसका देहांत हो गया है। दोस्तों, मानो बेटे के ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, वो तो बेसुध हो जाता है और कहता है कि पिताजी, ये कैसे हो गया। वो कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी है, उसके हाथ में ही सब कुछ है, अगर जब उसने ही मुंह मोड़ लिया तो डॉक्टर और हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जो मोहित था वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं फ्लाइट पकड़ करके सीधे घर आ रहा हूं। लेकिन जो मोहित के पिताजी थे वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ट्रेन से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मोहित ट्रेन पकड़ता है, घर आता है और तब तक इधर उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो चुका था। 2 दिन का समय लग जाता है उसे ट्रेन से घर आने में। दोस्तों, अब मोहित, चूंकि उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था, उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही थी, जिस वजह से वो काफी उखड़ा उखड़ा और काफी दुखी रहने लगा था। दोस्तों, घर में वो 2 दिन बिता देता है, बाहर भी नहीं निकलता है और तीसरे दिन हिम्मत करके वो चौराहे की तरफ चल देता है।
दोस्तों जब वो बाहर जाता है तो लोगों के मुंह से उसने जो सुना, उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों उसने सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि मोहित के जो पत्नी है उसके साथ उसके पिता ने ही गलत किया है। ना जाने उसे कहां छोड़ करके चला आया है और कहता है कि वो मर गई है। और लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है वो लड़की किसी से प्यार कर रही हो, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए भाग गई हो, और ये लोग गांव में शोर कर दिए हैं कि वो मर गई है। अगर मरी होती तो उसकी डेड बॉडी भी लोगों को दिखाया जाता, उसकी लोग आकर के मुंह दिखाई करते, लेकिन ये तो शहर में ही उसे दफना करके घर आ गए, उसका अंतिम संस्कार कर दिए, उसके मायके तक वालों का भी इंतजार नहीं किया गया। दोस्तों जब ये मोहित सुनता है तो ये इस जांच में और इस परख में लग जाता है कि आखिर हो ना हो मेरे पिताजी जरूर कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी फ्लाइट पकड़ने से मना कर दिए थे और बस थोड़ी सी दस्त के चलते 2 घंटे के अंदर भला किसी की मौत कैसे हो सकती है। दोस्तों मोहित जब ये जांच करने की कोशिश करने लगता है तो सबसे पहले वो अपने पिताजी के मोबाइल को ले लेता है। चुपके से उनकी मोबाइल लेकर के कॉल डिटेल चेक करने लगता है। वो पाता है कि 2 दिन पहले एक नंबर पर काफी बातें हुई थी। दोस्तों वो जो नंबर था वो बिल्कुल नया नंबर था, और उसी नंबर पर उस दिन जिस दिन इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी ढेर सारी बातें हुई थी। दोस्तों वो नंबर नोट कर लेता है और फिर अपने पिताजी की जो पासबुक होती है वो ले लेता है और बैंक में जाकर के उसकी प्रिंटिंग करवाता है। दोस्तों पासबुक जब प्रिंट होती है तो प्रयागराज शहर के अंदर इसके पिताजी ने उसी दिन जिस दिन इसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी 20,000 रुपए निकाले गए थे एटीएम के तहत। दोस्तों ये लड़का जो था वो कहता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, मानो इलाज के लिए इन्होंने निकाला ही होगा। लेकिन जैसे ही वो पासबुक के नीचे और देखता है तो वहां पर 50,000 रुपए वो और निकाला गया था दिल्ली के अंदर। दोस्तों वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर उसी दिन मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, 20,000 रुपए निकाला भी गया था, और उसी सेम दिन इन्होंने 50,000 रुपए दिल्ली के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। और वो भी जब दिल्ली का जिस स्थान पे पैसे निकाला गया था तो वहां पर जाने के बाद इसे पता चलता है कि वास्तव में यहां पर पैसे निकाले गए थे। दोस्तों वो अपने पिता की मोबाइल को लेता है और फिर से उनके वीडियो सोशल मीडिया चेक करने लगता है। दोस्तों जब वो यूट्यूब चेक करता है तो उसे मिलता है कि उसके पिताजी ने लगभग 1 हफ्ते पहले, इसकी पत्नी नहीं मरी थी उसके 1 दिन पहले कई सारी वीडियो देख चुके थे जिसमें ये बताया गया था कि पागल खाने में लोगों को एडमिट कैसे करवाया जाता है, लोगों को पागल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये सारी बातें इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी भी मोहित की जो पत्नी है वो मरी नहीं है। दोस्तों मोहित जहां पे दिल्ली के अंदर 50,000 रुपए निकाले गए थे उसी के पास में पागल खाने की वो सर्च करने लगता है। दोस्तों उसे मिल जाता है दिल्ली के अंदर एक पागल खाना। दोस्तों वो पागल खाने में जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी को इसके पिता ने पागल खाने में एडमिट करवा दिया है। दोस्तों वहां पे वो छानबीन करता है, बहुत सारे अधिकारियों से मिलता है, वहां के कर्मचारियों से मिलता है, तब जाकर के एक सुराख मिलती है कि आज से 4 दिन पहले एक व्यक्ति ने एक लड़की को ला करके एडमिट कर दिया है और बोल रहा था कि इसको बीच बीच में झटके आ जाते हैं और बीच बीच में ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों जब मोहित ने उसका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका नाम अनुष्का है। दोस्तों अनुष्का वास्तव में वो मोहित की पत्नी थी, और जब मोहित अनुष्का से मिलता है तो अनुष्का फूट फूट कर मोहित से लिपट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। 2 दिन से मैं कुछ भी खाई पी नहीं हूं और ये लोग मुझे कुछ खाने भी नहीं देते हैं और किसी से बात करने भी नहीं देते हैं।
दोस्तों मोहित को उसके दर्द का अंदाजा था और वो अधिकारियों से बात करता है कि इसे मुझे घर ले जाना है, ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरी पत्नी है, मेरे पिता ने ही इसके साथ गलत किया और इसे जबरदस्ती ला करके पागल खाने में भर्ती कर दिया। दोस्तों वहां के कर्मचारियों ने जब मोहित की पूरी बातें सुनी और इसकी पूरी कहानी सुनी तो वो उसे उसके साथ जाने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों मोहित अनुष्का को लेता है और लेकर के सीधे घर आ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो घर आता है उसके जो पिताजी थे वो उसे डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुझे तेरी पत्नी मिल ही गई है तो तू इसे लेकर के मेरे घर में नहीं रह सकता। अगर तुझे इसके साथ रहना है तो तू घर छोड़ करके चला जा, ना तो आज से तू मेरा बेटा है और ना तो मैं तेरा बाप हूं। दोस्तों मोहित कहता है कि ठीक है पिताजी, मैंने तो इसके साथ शादी किया है, 7 जन्मों का बंधन इसके साथ बांध लिया है, मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता, जरूर आपको मैं छोड़कर और ये घर छोड़ करके जा रहा हूं। दोस्तों मोहित अपनी पत्नी को लेकर के उसके मायके जाता है और मायके वाले जब अपनी बेटी को जिंदा हालत में देखते हैं तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों वो लोग अपनी बेटी को चूमने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और जो मोहित था वो कहता है कि आज के बाद ये तुम्हारी बेटी और मैं अब यहीं रहेंगे और यही मेरा घर है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे अपने घर से भगा दिया है। दोस्तों अब मोहित जो था वो वहीं से अपनी ड्यूटी चला जाता, अपना काम करता और जब भी उसको छुट्टी मिलती वो वापस अपने ससुराल चला जाया करता। दोस्तों ऐसे में 2 साल का समय बीत जाता है। अब इधर मोहित के जो पिताजी थे पैसे के घमंड में उनकी आंख मुद गई थी, लेकिन अब जब मोहित ही घर में पैसे देने वाला था वही उन लोगों से अलग हो गया था, एक भी पाई एक भी रुपया अपने घर में नहीं दे रहा था। इधर इनकी हालत बिल्कुल बद से बदतर हो गई, पैसे पैसे के लिए तबाह हो गए, घर का सारा पैसा खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई और अब ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो अगर काम नहीं किया जाएगा तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों अब मोहित के जो पिताजी थे वो दूध का काम किया करते थे, दूध बेचा करते थे, अब फिर से वो दूध बेचने का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब वो दिन भर दूध बेचते, उससे जो भी कुछ पैसा मिलता वो पैसे से अपने घर में ला करके दाल रोटी चलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक दिन 2 साल के बाद जब मोहित अपने पिता से मिलने घर आता है तो उसके पिता उससे नाराज होकर के काफी दूर बैठे थे। दोस्तों वो अपनी मां से कहता है कि मां अब तो पिता को होश ठिकाने आ ही गए होंगे कि उन्होंने कितना गलत किया था हमारी पत्नी और हमारे साथ, अगर आज भी वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं सदा सदा के लिए इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। दोस्तों इतना सुनते ही मोहित के जो पिताजी थे उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि 2 सालों में उन्होंने बहुत सारी जिंदगी के उतार चढ़ाव देख लिए थे और ये पता चल चुका था कि पैसे और अमीरी सब कुछ नहीं होता है, लोगों के साथ मान सम्मान और उनकी इज्जत करना जिंदगी में सबसे बड़ा मकसद होता है। दोस्तों वो आकर के अपने बेटे से लिपट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों मोहित उन्हें चुप कराता है और कहता है कि पिताजी मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, लेकिन आपको एहसास कराने के लिए मैंने 2 साल इस घर में कदम नहीं रखा। दोस्तों फिर क्या, मोहित और उसकी पत्नी वापस घर आ जाते हैं और अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों मोहित पिछले 2 साल से अपने घर पर रह रहा है और बड़ी ही धूमधाम से अपनी छोटी बहन की शादी भी कर दिया है। दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।